तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 9 की इस दृष्टि सीरीज में, जिसमें हम वन शॉट लेक्चर पढ़ेंगे। जिसमें हम वन शॉट लेक्चर में पूरा बैकलॉग खत्म करेंगे। एक घंटा लगभग। मैं आपको मेरी आदत पता ही है, मैं 1.25 घंटे का लेक्चर लूंगा और 1.25 घंटे के इस लेक्चर में हम पूरा बैकलॉग खत्म करेंगे। एकदम खलास, एकदम फिनिश, एकदम एंड। तो शुरू से अंत तक जो भी इस क्लास को देखेगा उसे इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है और मेरा वादा ही है शासन। ओ वाह, ये तो डायलॉग हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गति के बारे में। मतलब ये पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर इसके ऊपर ही डला होगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ा था गति के बारे में और आज हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम। अब भाई साहब, बल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, गति के नियम के बारे में भी आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, कुछ उदाहरण भी समझाऊंगा आपको। आप प्रैक्टिकली उन उदाहरण को कर पाएंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण मैं आपको दूंगा, बड़ा मजा आने वाला है। तो एक बार फिर से मैं आकाश श्रवण इस प्यारी सी सुंदर सी प्यारी सी फोटो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि सीरीज में, जो कि क्लास 9 हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर आपके लिए बनाई गई है, ताकि भाई साहब बहुत से बच्चे नींव में अभी पढ़ रहे हैं। मतलब अभी रिसेंटली नीव हिंदी का जो बैच चल रहा है, बहुत औसम सा बैच है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चों का बैकलॉग खत्म करने के लिए, उन सभी बच्चों का बैकलॉग शून्य करने के लिए, उन सभी बच्चों का बैकलॉग का खात्मा करने के लिए ये बनाई गई है दृष्टि सीरीज। और ये क्लास 9 में आपके यूट्यूब चैनल पर हमेशा रहेगी। मतलब आपको आज नहीं देखना, कल देखना है, परसों देखना है, आपके एग्जाम के पहले देखना है, तो हमेशा आपके पास ये उपलब्ध रहेगी। तो कृपया कर अपनी आंखों को खोलकर, कृपया कर अपनी आंखों को खोलकर, इन प्यारी प्यारी आंखों को खोलकर, ठीक है, इस क्लास को देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर सारे एग्जाम्पल समझने वाले हैं। अब पहली बात, सबसे पहले हम आज कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं? तो आज हम एक चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है बल और गति के नियम। कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं बच्चे? चैप्टर का नाम है बल और गति के नियम। तो कान खोलकर सुनिएगा, आंखों को बंद कर मत सुनिएगा, ठीक है ना। कान खोलिए सर, आंखें बंद कर लेना। बल एवं गति के नियम बड़ा शानदार था। इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ कुछ बल की बातें करेंगे और कुछ कुछ गति की बातें करेंगे, और इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले, ओ भाई साहब छौली, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? जड़त्व, ठीक है। ये ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा सुंदर सा लिखा हुआ, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? जड़त्व। ध्यान से देखना क्या है जड़त्व। पहले तो सुनो तुम, जड़त्व क्या है। आपको एक एक बात को ध्यान से कान खोलकर सुनना है कि जड़त्व क्या है। भाई साहब, क्या तुमने कभी पेड़ देखा है? क्या भाई साहब आपने कभी पेड़ देखा है? आप कहोगे हाँ सर देखा है सर। पेड़ अपनी जगह से हिलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास क्या है? जड़। पेड़ अपनी जगह से हिलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास क्या है? जड़। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेड़ अपनी जगह से हिलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास क्या है? जड़। मतलब जड़त्व, जड़ उन्हें हिलने नहीं देती। बस इतना सा तुम दिमाग में रख लियो। आज तुमको हम जड़त्व सिखा के जाएंगे। अरे भाई साहब थैंक यू, हो गया ये, ठीक है। हाँ फिर से, अब जड़त्व क्या होता है देख बेटा, ध्यान से सुन ले। देख बेटा, जड़त्व अंग्रेजी में कहते हैं इसे इनर्शिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब? इसे इनर्शिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब? इनर्शिया। सुनो ध्यान से, जड़त्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर कोई वस्तु, अच्छा इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको अवस्थाएं, वैसे पिछली चैप्टर में पढ़ा चुका हूं अवस्था। जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु विराम में है, विराम का मतलब समझ गए, अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो रखी रहेगी, रखी रहेगी, रखी रहेगी, ये तो जड़त्व है। अगर कोई वस्तु रखी हुई कब तक रखी रहेगी? हमेशा। मैंने फिर से बोला, अगर कोई वस्तु रखी हुई तो कब तक रखी रहेगी? हमेशा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई वस्तु रखी हुई तो कब तक रखी रहेगी? हमेशा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर कोई वस्तु विराम में है, तो वह हमेशा किस में रहेगी बेटा? विराम में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु इमेजिन कर लो आप, गति में रख देते हो, गति में छोड़ देते हो, तो वो वस्तु सदैव किस में रहेगी? गति में रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम में है तो सदैव वो किस में रहेगी? विराम में रहेगी। और यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी। अब सवाल ये है कि वस्तु विराम में है तो गति में क्यों नहीं आ पा रही है? वस्तु गति में है तो विराम में क्यों नहीं आ पा रही है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जड़त्व है ना। जड़त्व ही तो कहता है कि तुम विराम में तो विराम में रहोगे, गति में तो गति में रहोगे, क्योंकि मैं हूं, मैं अभी हूं। तो जड़त्व ही तो कहता है कि अगर तुम गति में हो तो गति में रहोगे, अगर तुम विराम में हो तो विराम में रहोगे, क्योंकि मैं हूं। जड़त्व ही तो कहानी है, जड़त्व ही तो बताता है। तो मेरे बच्चे, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, ध्यान से समझना। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था का
परिवर्तन नहीं होने देता। ठीक है, गुण है जो क्या करता है बच्चे, अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है भाई साहब, अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब वो आपकी अवस्था नहीं बदलने देता। अब तुम एक कल्पना करो, तुमने एक कमरे में ताला डाल दिया और उस कमरे के बीच में 2 रुपए का सिक्का रख दिया, और उस कमरे का ताला डालकर तुमने चाबी को 1000 फीट की गहराई में दफना दिया। अब 1000 फीट की गहराई में तुमने चाबी को दफना दिया। अब उस चाबी को कौन ढूंढ पाएगा, कोई ना। तो उस ताले को कौन खोल पाएगा, कोई ना। तो वो सिक्का तुम्हें अगले सदी में कहां मिलेगा, उसी जगह पर रखा हुआ, क्योंकि आप तो ताला डाल गया, कमरे के अंदर कोई जा नहीं सकता, कमरे से बाहर कोई आ नहीं सकता, तो जहां पर सिक्का रखा है वहीं पर रखा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, जड़त्व। जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अपनी जगह भी नहीं बदलती। जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु, भाई साहब सिक्का विराम में है तो किस में रह जाएगा, विराम में। सिक्का विराम में था तो विराम में रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, जड़त्व। मान लो अगर हम अंतरिक्ष में होते हैं, मान लो, मैं आपको बता रहा हूं सच में, अंतरिक्ष में मैं सुपरमैन बन सकता हूं, ऐसा सुपरमैन जिस पर कोई ब्रेक ना लगे। अगर मैं अंतरिक्ष में ऐसे करके खड़ा हो जाऊं और अंतरिक्ष में, और आप मुझे धक्का दे दो, तो मैं पता हमेशा ही चलता रहूंगा, हमेशा ही चलता रहूंगा, हमेशा ही चलता रहूंगा, कभी खत्म ही नहीं होगा मेरा चलना। क्यों, क्योंकि मैं किस में आ गया, गति में, तो हमेशा किस में रहूंगा, गति में। अच्छा, पृथ्वी पर यह चीज संभव नहीं है। पृथ्वी पर अगर आप ऐसे चल रहे हो तो पृथ्वी पर यह चीज संभव नहीं है। पृथ्वी पर क्यों संभव नहीं है, क्योंकि बल लग रहा है आप पर, एक तो वायु विरोध कर रही है, दूसरा घर्षण बल लग रहा है, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये सारे के सारे बल आपको, भाई साहब, आपकी अवस्था एक जैसी नहीं रहने देते। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। किसके कारण, जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व। तो जड़त्व क्या है बेटा, जड़त्व अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब गति से विराम में नहीं आने देता और विराम से गति में नहीं आने देता। इसके अलावा जड़त्व किस पर डिपेंड करता है बेटा, द्रव्यमान पर। जड़त्व किस पर डिपेंड करता है बेटा, द्रव्यमान पर। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। अगर आपके सामने एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, ये रहा छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा साइकिल चलाता हुआ आ जाए, ठीक है, और आपके सामने ये मोटा सा आदमी, ठीक है, ये मोटा सा आदमी आ जाए, तो आप बताइए किसका जड़त्व ज्यादा रहेगा। आप बोलोगे छल इस मोटे से आदमी का। क्यों, क्योंकि इस मोटे से आदमी का द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, तो जिस भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का क्या ज्यादा होगा, जड़त्व ज्यादा होगा। अच्छा सर, ऐसी बात है सर, दुबले मोटे से क्या हम पहचान पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। अब आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है, आपके पास एक गुब्बारा है बेटा, ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है, एक गुब्बारा, इतना बड़ा गुब्बारा है, और आपके पास एक छोटू सा पत्थर है, ठीक है, जो कि काले रंग का बन गया था। अब बताइए दोनों में से द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा। आप क्लियर बोल दोगे सर पत्थर का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि गुब्बारा तो हॉलो होगा, गुब्बारा तो खोखला होगा, तो इसका द्रव्यमान कम होगा, लेकिन इस पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा। ये गुब्बारा तो हॉल होगा लेकिन इस पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो अब जड़त्व किसका होगा। तो आप क्लियर बोल दोगे सर अब पत्थर का जड़त्व। तो आकार से आप जड़त्व लगाने की कोशिश मत करना, आप बेटा जड़त्व निकालने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान का पता करना। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक वस्तु है जिसमें से एक वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो आप क्लियर बोल देना 50 केजी वाली वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा। ठीक है, आगे सुनो, अब हम जड़त्व की सुंदर सी परिभाषा पढ़ते हैं। ये परिभाषा हमें कहती है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था की वस्तु में विराम में ही बनी रहती है, विराम अवस्था की वस्तुएं सदैव विराम में रह जाती हैं, और गति अवस्था की वस्तुएं और गतिमान अवस्था की वस्तुएं गतिमान ही रह जाती हैं। और बेटा याद रखना, अगर कोई चीज चल रही है ना, ये इस स्थिति को हम अंतरिक्ष में पा सकते हैं, कोई चीज चल रही है ना तो उसी वेग से चलती रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जड़त्व। आप गाड़ी चलाते हो ना, आप गाड़ी चलाते चलाते जब आपका इंजन ऑफ करते हो ना तो गाड़ी की स्पीड कम क्यों होती है, तो उसका जवाब पता है क्या है, घर्षण बल उससे कम करता है। पहला सवाल, क्या कम करता है, घर्षण बल उससे कम करता है। दूसरा सवाल, पहला सवाल कौन कम करता है, पहला घर्षण बल उससे कम करता है। दूसरा वायु का प्रतिरोध, वायु भी बल लगाती है हमारे ऊपर, तो घर्षण बल और वायु का प्रतिरोध ये सभी कारक होते हैं किसी भी वस्तु के वेग को कम करने में। लेकिन अगर घर्षण बल ना हो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, अगर यहाँ पर वायु का कोई प्रतिरोध ना हो, तो वो वस्तु, गाड़ी तो चलती रहेगी, गाड़ी तो चलती रहेगी, गाड़ी तो चलती रहेगी। इससे ही कहा जाता है जड़त्व। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चे, जड़त्व कहा जाता है। अब जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता विराम का जड़त्व, एक होता
गति का जड़त्व, एक होता दिशा का जड़त्व, ठीक है, एक होता विराम का जड़त्व, एक होता गति का जड़त्व, एक होता दिशा का जड़त्व, एक होता विराम का जड़त्व, एक होता गति का जड़त्व, एक होता दिशा का जड़त्व। अब देखो विराम के जड़त्व का एक उदाहरण समझियो, कान खोल के सुनना, मजा आ जाएगा, ठीक है। विराम के जड़त्व का एक उदाहरण समझो, विराम का, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, ठीक है। क्या बोला? विराम का जड़त्व क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो किस में रहेगी बेटा? सदैव विराम में रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम में है तो सदैव किस में रहेगी? विराम में, ठीक है। ये है आपका गति के जड़त्व। आप अभी चाहो तो यूट्यूब पर ही डाल देना कि विराम के जड़त्व के उदाहरण, तो सबसे अच्छा उदाहरण वो आता है। एक पानी का ग्लास लिया, पानी का ग्लास मेरे पास है नहीं तो करके दिखाता। पानी का ग्लास लिया, उसके ऊपर एक कागज रखा और कागज के ऊपर आपने एक सिक्का, अगर कागज आप बहुत तेजी से खींच लोगे ना तो वो सिक्का पानी के अंदर चला जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्के के ऊपर क्या है? सिक्के के ऊपर है विराम का जड़त्व। सिक्के के ऊपर क्या है बच्चे? विराम का जड़त्व। सिक्का विराम में था, विराम में ही रहेगा, तो कागज किस में आ गया था? गति में। लेकिन सिक्का विराम में था तो विराम में ही रहेगा। आप लोग कभी ऐसा होता है ना कि हम ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में या कार में, आप ऐसे ट्रेन को कभी पकड़ के मेट्रो वेट्रो में चलते हो, जैसे पकड़ के खड़े होते होंगे, तो अचानक से, अभी तो गाड़ी रुकी हुई है, मेट्रो भी रुकी हुई है, आप भी ऐसे रुके होगा, लेकिन अचानक से मेट्रो बढ़ जाती है तो आप ऐसे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका पूरा शरीर किस में था? आपका पूरा शरीर था विराम में। लेकिन अचानक से मेट्रो चल दी तो आपका निचला हिस्सा किस में आ गया? गति में। लेकिन आपका ऊपरी हिस्सा कुछ देर के लिए किस में रह गया? विराम में। किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यही तो है विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यही तो है विराम का जड़त्व। दूसरा, गति का जड़त्व। आप समझ गए होंगे, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, ये है विराम का जड़त्व। और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, ये किसका जड़त्व हो जाएगा? आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो गति का जड़त्व हो गया। ये किसका जड़त्व हो गया? गति का जड़त्व हो गया, ठीक है। ये किसका जड़त्व हो गया? गति का जड़त्व हो गया। बढ़िया सी बातें। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, यही तो जड़त्व है, ठीक है। अब देखो गति का जड़त्व। गति का जड़त्व समझने के लिए आपको एक सुंदर सा उदाहरण समझाता हूं। मेरे एक मित्र हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। मान लो उन मित्र की ब्याह है, ब्याह जानते हो ना, शादी है। शादी के दिन वो घोड़े पे बैठेंगे, ठीक है। शादी के दिन वो किस पे बैठेंगे? घोड़े पे बैठेंगे। अगर वो घोड़े पे बैठेंगे, घोड़ा चलेगा कुर्द 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 कुर्द, तो मेरे मित्र और घोड़ा दोनों किस में रह गए? गति में। मेरे मित्र और घोड़ा किस में रह गया? गति में। लेकिन अचानक से घोड़े को दिख गई मिठाई की दुकान, और घोड़ा रुक गया, मिठाई की दुकान को देखते से धड़ाम से रुक गया, अचानक से उसने ब्रेक लगा दिया। तो भाई साहब पहले मेरे मित्र और जो घोड़ा था वो किस में थे? गति में। लेकिन घोड़े ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो घोड़ा तो विराम में आ गया, लेकिन मेरे मित्र विराम में नहीं आए। मेरे मित्र किस में रह गए? गति में। तो वो फ्लाइंग बनते हुए डायरेक्ट कहां पहुंचेंगे? जहां वो 7 फेरे लेने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। क्यों? क्योंकि जड़त्व उसे गति में रखता है। जड़त्व उसे किस में रखता है? गति में रखता है। अब देखो और एग्जाम्पल बताता हूं। कभी कभी हम गाड़ी में बैठे होते हैं, तो ड्राइवर साहब गाना गा रहे होते हैं। मैंने क्लास में पढ़ाया था इसी तरीके से। ड्राइवर साहब गाना गा रहे होते हैं कि मैं निकला ओ गड्डी लेके के उत्थे दिल छोड़ आया। जैसी छोड़ने की बात आई, उन्होंने चलती गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। आप तो बढ़िया बैठे थे, लेकिन अचानक से ब्रेक लगा दिया तो आप कैसे हो गए? आगे कैसे हो गए? क्योंकि आप किस में थे? गति में थे। गति में थे, लेकिन आपकी गाड़ी अचानक से किस में आ गई? विराम में। आप किस में थे? गति में थे, लेकिन आपकी गाड़ी किस में आ गई? अचानक से विराम में। तो आप तो गति में ही रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि गति का जड़त्व आपको मजबूर करता है। अच्छा भाई साहब, कभी आपने देखा होगा, मैं मजाक कर रहा हूं, आप कृपया ऐसे दोहराइएगा मत। कभी आपने ऐसे देखा होगा, कृपया ऐसे दोहराइएगा मत। चलती हुई ट्रेन, चलती हुई गाड़ी से अगर कोई उतरता है तो उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में गाड़ी चल रही है। जैसे कि चलती हुई ट्रेन और चलती हुई गाड़ी से उतरता हुआ व्यक्ति उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में गाड़ी चल रही होती है। क्यों? अगर तुम जिस दिशा में गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी से बहुत से लोग धीरे हो जाती है गाड़ी, तो उतर जाते हैं, लेकिन अब चलती हुई गाड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे ना तो धड़ाम से गिरोगे। अधिकतर लोगों के साथ होता है। जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में धीरे धीरे गाड़ी से उतरते हैं। क्यों? क्योंकि जड़त्व उन्हें मजबूर करता है। जिस दिशा में आप गतिशील हो उसी दिशा में गतिशील करने के लिए। अब तीसरा है बेटा, ये है दिशा का जड़त्व। मतलब यदि कोई वस्तु किसी एक दिशा में चल रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी। क्यों?
यदि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो उसी दिशा में चलती रहेगी, क्यों? दिशा का जड़त्व उसे मजबूर करता है। पानी पी लो बेटा मैं। दिशा का जड़त्व उसे मजबूर करता है। यदि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में चलती रहेगी, दिशा का जड़त्व उसे मजबूर करता है। मैं आपको फिर से गाना सुनाऊंगा कि मैं निकला ओ गड्डी लेके रास्ते पर ओ सड़क पे। यहां तक तो आप बढ़िया बैठे थे, आपके ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे। एक मोड़, और तो ड्राइवर साहब ने मोड़ सुना, उन्होंने सोचा गाड़ी मोड़, धड़ 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 करके गाड़ी मोड़ दी। तो आप क्या होगे, जैसे उन्होंने चलती गाड़ी मोड़ी आप ऐसे हो जाओगे। ऐसा हुआ होगा अगर अचानक से ड्राइवर साहब चलती हुई गाड़ी को मोड़ते हैं तो हम अचानक से ऐसे होते थे, क्यों? क्योंकि भाई साहब हम तो एक दिशा में चल रहे थे, अचानक से ड्राइवर साहब की जिंदगी में एक मोड़ आया और जहां पर वो दिल छोड़ आया। तो बेटा वहां से शुरुआत हुई किसकी? दिशा की जड़त्व की। वहां से शुरुआत हुई किसकी? दिशा की जड़त्व की। कि आप तो एक दिशा में चल रहे थे, अचानक से चलते चलते गाड़ी पर मोड़ आ गया। आप तो एक दिशा में चल रहे थे, चलते चलते अचानक से गाड़ी पर मोड़ आ गया। तो ये क्या था? दिशा का जड़त्व। तो आप तो जिस दिशा में थे उस दिशा में रह गए थे, ये क्या था? दिशा का जड़त्व। उदाहरण के लिए मैं अगर अंतरिक्ष में चल रहा हूं, मैं अगर अंतरिक्ष में ऐसे सुपरमैन बन के चल रहा हूं तो एक दिशा में चल रहा हूं तो एक ही दिशा में चलता रहूंगा। मैंने इस पेन को एक दिशा में फेंक दिया तो ये पेन ऐसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? दिशा का जड़त्व। इसके पास क्या है? गति का जड़त्व। तो गति तो कर ही रहा है एक दिशा में, साथ ही साथ दिशा भी नहीं बदल सकता ये। क्यों? क्योंकि जड़त्व मना करता है। अब सवाल ये है सर कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, बिल्कुल आपने यही बोला। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, बिल्कुल आपने यही बोला। सवाल ये है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। गति में है तो गति में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। विराम में तो विराम में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो विराम से गति में कौन लाएगा? गति से विराम में कौन लाएगा? तो यही तो सवाल है आज की क्लास का, यही तो बातें तुमको जानना है। तो बेटा देखो, इसे पढ़ने से पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा एक गुण। ठीक है, तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे? एक गुण। बेटा सुनो, पहले हम एक एक बात को डिटेल में बता रहे हैं। हमने तुमसे कही थी कि जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? हमने तुमसे कही थी कि जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। फिर से लिख रहा हूं मैं, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक आप लोग अक्सर इसका उपयोग करते होंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। मतलब किसी वस्तु को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, कितना मटेरियल वो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो जड़ तो पूरी तरह से द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहा जाता है। आप ये मत करना सर वो ममा मास वाला गाना है उसमें हम द्रव्यमान द्रव्यमान ऐसा ना कर दियो। ममा मास मतलब ममा मास ही रहने देना, द्रव्यमान मत कर देना। ठीक है बेटा, तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु में पदार्थ जितना लगा है, निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है, फिर से बोल रहा हूं, इसका जो मात्रक होता है ना वो होता है केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। एजी ओजी लोजी स्नोजी नहीं, केजी द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं, ग्राम भी होता है, ग्राम छोटा मात्रक होता है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। और बेटा यहाँ पर शुरुआत होती है एक छोटे से टॉपिक की, जो है द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो बेटा किस ये लिखा हुआ, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं बच्चे? द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में कितना पदार्थ निहित है, कौन बताएगा आपको? तो आप बोल दियो सर ये तो बताएगा हमको द्रव्यमान। 1 सेकंड का समय देना बेटा, पानी की प्यास लगी। ठीक है, तो बेटा किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसी कारण से एम से लिखा जाता है। ठीक है, और बेटा इसे ग्राम में भी नापा जाता है या किलोग्राम में नापा जाता है, जैसी आपकी आवश्यकता होगी वैसे। अब भाई साहब द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व का माप है। मैंने तुमको अभी कुछ देर पहले बताया था, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। अब सुनो ध्यान से, जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का गुण होता है, आपको अभी बताया था। और द्रव्यमान क्या है? उपस्थित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान को नापने के लिए, सॉरी जड़त्व को नापने के लिए आप द्रव्यमान निकालते हो, और द्रव्यमान खुद में ही नापा जाता है। द्रव्यमान को नापने के लिए तुमको जड़त्व की जरूरत नहीं, द्रव्यमान खुद में ही नापा जाता है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं।
मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और याद रखिएगा, बेसिक्स जिसके स्ट्रांग, बेसिक्स जिसके स्ट्रांग, जंग वही जीतता है। जिसने बेसिक्स पर कमांड बना ली, जंग वही जीतता है, और जो जंग को अच्छी तरह से जीतना जानता है वो बेसिक्स को स्ट्रांग बनाना भी जानता है। ठीक है, तो जिसके बेसिक स्ट्रांग, उसकी बातों में अलग ही बात होगी, उसकी जज्बातों में अलग ही हालात होंगे। वाह यार, ये तो राइम बन गया, ये तो राइम बन गया। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम मैं पहले बता दूं, जिसका नाम क्या होता है, भार। जिसका नाम क्या होता है बेटा, भार। जिसका नाम क्या होता है बच्चे, भार। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको एक बात बताऊं, अब मेरे प्यारे बच्चे आपको एक बात बताऊं, ये मैंने द्रव्यमान बताया था ना, इसका मान कभी नहीं बदलता, ये हमेशा फिक्स रहता है, मतलब नियत रहता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 20 किलो है ना, तो आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर चले जाओ, उसका मान 20 केजी रहेगा, कभी परिवर्तित नहीं रहेगा। तो द्रव्यमान इज ऑलवेज कांस्टेंट, द्रव्यमान इज ऑलवेज कांस्टेंट, द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान नियत था, नियत है और नियत रहेगा। द्रव्यमान को परिवर्तित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। द्रव्यमान को परिवर्तित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन 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 भार, भार क्या है भाई साहब? आप आपके गोले पर रहते हो, हमारे गोले का नाम क्या है, पृथ्वी। आप हमारे गोले पर रहते हो, हमारे गोले का नाम क्या है, पृथ्वी। आप पृथ्वी पर रहते हो, देखो भाई साहब, आप पृथ्वी पर यहां रहते हो, आप पृथ्वी पर यहां रहते हो भाई साहब। अब पृथ्वी क्या कर रही है, आपके ऊपर बल लगा रही है। क्या लगा रही है, बल। और उसी बल के मान को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना बल आरोपित करती है, किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना बल आरोपित करती है, वही कहलाता है भार, वही कहलाता है भार। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी वस्तु पर पृथ्वी कितना बल आरोपित करती है वही कहलाता है भार। अब आप बोलोगे सर ये सूत्र कहां से आया, अभी रुक जा, सबर करो। वैसे बल का सूत्र F = ma होता है, लेकिन जब पृथ्वी बल आरोपित कर देती है तो ए होता है त्वरण, त्वरण की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण लगा देते हैं। देखो, मुझ पर अगर पृथ्वी ज्यादा भार आरोपित, ज्यादा बल लगा रही है, तो मेरा भार ज्यादा है। आप पर हो सकता है कम बल लगा रही हो, तो आपका भार कम हो। तो किसी वस्तु पर, अब जैसे मेरे और इस बॉटल की तुलना में किस पर ज्यादा बल लग रहा है, तो आप बोलोगे सर आप पर ज्यादा बल लग रहा है, तो मेरा भार ज्यादा है, मेरा भार ज्यादा है। अब देखो बेटा, मैंने आपसे बोला कि ये भार क्या है, बल है। ये भार क्या है, बल है। अर्थात अगर आपने बल का मान निकाल लिया तो भार का मान भी निकाल लिया। अब सर सवाल यह है कि आपने भार को W क्यों लिखा? क्योंकि भार को अंग्रेजी में कहा जाता है वेट। ठीक है, इंतजार वाला वेट नहीं, क्या कहा जाता है, वेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको वेट निकालना हो तो W = mg, W = mg, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जहां पर m का मतलब क्या हुआ, जहां पर m का मतलब क्या हुआ, तो आप बोल देना द्रव्यमान। m का मतलब क्या हुआ, तो आप बोल देना द्रव्यमान। और g का मतलब क्या हुआ, तो इसका बोल देना गुरुत्वीय त्वरण। m का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, और g का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, m का मतलब और g का मतलब, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा इन सारी बातों को। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बेटा एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को इग्नोर करना मतलब पाप करने के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, मान लो पृथ्वी पर मेरा वजन 120 केजी है, तो चंदा मामा पर मेरा वजन 20 केजी हो जाएगा, क्योंकि भार का मान जी पर डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर। और गुरुत्वीय त्वरण हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, आप बोल रहे हो सर आप मस्ती नहीं कर रहे, लाइव क्लास में आना, हम तुमको बताएंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं। आप लोग बैच के बच्चों, नीव के बच्चों, इस यूट्यूब कम्युनिटी मतलब यूट्यूब के बच्चों को बता दियो कि हमारे बैच में हमको कितना मजा आए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब भार की दिशा कहाँ होती है, तो केंद्र की तरफ होती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं हम बल क्या होता है, अब बढ़ते हैं हम क्या होता है, बल क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम बताते हैं बल क्या होता है। भाई साहब, सबसे पहले अंग्रेजी के नाम याद रख लो। बल को अंग्रेजी में कहा जाता है फोर्स, बल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फोर्स। अब भाई साहब, एक किताब रखी, एक बॉटल रखी हुई थी बढ़िया तरीके से, एक फुटबॉल रखी हुई थी, फुटबॉल का एग्जांपल ले लो। एक फुटबॉल रखी हुई थी बढ़िया तरीके से, आपने देखा ओ फुटबॉल रखी हुई, और आपने दी उसमें एक किक मिलाकर, लात मारी होगी आपने कभी फुटबॉल पर। अगर आप फुटबॉल पर एक लात मारते हो तो वो फुटबॉल बेचारी रखी हुई थी। अरे क्या बोला, फुटबॉल बेचारी रखी हुई थी, अर्थात फुटबॉल किसमें थी, विराम में। फुटबॉल किसमें थी,
विराम में, बढ़िया सी बात है, फुटबॉल किस में थी, विराम में, और आपने क्या लगा दिया उस पर, एक किक। ठीक है, तो विराम से किस में आ गई, अरे 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 अरे, विराम से किस में आ गई भाई साहब, गति में। विराम से किस में आ गई भाई साहब, गति में। कैसे आ गई, क्योंकि आपने लात मारी, और लात मारी वो धक्का मारा, अर्थात आपने क्या लगाया, बल। तो बल वह है जो किसी वस्तु को विराम से गति में ला दे। क्या बोला सर, बल वह है जो किसी वस्तु को विराम से गति में ला दे। क्या 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 क्या, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता सर। कल की बात है, मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, क्रिकेट मैच देखते देखते मैंने देखा कि भाई साहब क्या हुआ कि अभी श्रीलंका और इंडिया का मैच चल रहा है, तो एक चमिंडा वास पहले बॉलर था जब मैं बहुत छोटा था। उसके बाद क्या नाम है, मलिंगा भाई साहब आए, ऐसे लाए और ऐसे उसने बॉल मारी, तो हमारे सूर्य कुमार भाई साहब ने ऐसे बल लगाया बैट से, और बॉल वहीं की वहीं थम गई। पहले बॉल चलती हुई आ रही थी, क्या बोला सर, पहले बॉल चलती हुई आ रही थी, और जब बॉल चलती हुई आ रही थी तो बॉल किस में थी, गति में। ठीक है, फिर हमारे कौन से भाई साहब ने, सूर्य कुमार यादव भाई साहब ने ऐसे बैट लगाया, तो बॉल किस में हो गई, विराम में। तो पता है आपके सूर्य कुमार भाई साहब ने, मतलब हमारे सूर्य कुमार भाई साहब ने जब बैट लगाया तो उन्होंने क्या आरोपित किया, बल। तो बल क्या क्या कर सकता है, किसी वस्तु को विराम से गति में तो ला ही सकता है, इसके अलावा किसी वस्तु को गति से विराम में भी ला सकता है। फिर से बोल रहा हूं, किसी वस्तु को विराम से गति में तो ला ही सकता है, इसके अलावा गति से विराम में भी ला सकता है, दोनों बातें कर सकता है। तीसरा ये भी याद रखो, विराम से गति और गति से विराम में तो ला ही सकता है। अब क्या हुआ, वही भाई साहब है ना, कौन से भाई साहब, हमारे भाई साहब जो मलिंगा भाई साहब थे, मलिंगा भाई साहब भागते हुए 1 किलोमीटर की दूरी से और एक गेंद मार देते हैं। किसको मार देते हैं, सूर्य कुमार यादव ने ऐसे बैट घुमा दिया, टड़क, और बॉल गई पीछे की तरफ 6 मारते हुए। आपने अक्सर ऐसे शॉट देखे होंगे। तो सूर्य कुमार भाई साहब ने अब बॉल को ऐसे तड़क मारा, तो क्या करा, बल लगाया। ठीक है, और जैसे ही बल लगाया तो बॉल की क्या बदल गई, दिशा, बॉल की क्या बदल गई, दिशा। तो बल क्या कर सकता है, दिशा को परिवर्तन भी कर सकता है। बॉल क्या कर सकता है, दिशा को परिवर्तित भी कर सकता है। बॉल क्या कर सकता है, दिशा को परिवर्तित भी कर सकता है। इस बल क्या कर, बॉल बोल रहा हूं मैं, बल क्या कर सकता है, तो आप लिखना दिशा को। दिशा ये मत बोलना कि सर हमारे आसपास की कोई दोस्त है, हम उसमें दे मुक्के मारे, मतलब हम क्या लगा रहे हैं, बल, दिशा परिवर्तित हो जाएगी क्या, दिशा विदिशा बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब। दिशा मतलब डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा बल और क्या क्या कर सकता है, अब देखो भाई साहब, आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा था, आपका पीछे से धक्का लगा दिया। क्या बोला, आपका मित्र साइकिल चला रहा था, आप गए पीछे से धक्का लगा दिया। आपका मित्र बढ़िया खुशी खुशी साइकिल चला रहा था, आप गए पीछे से धक्का लगा दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, साइकिल की स्पीड बढ़ गई। तो बल क्या कर सकता है, बल वेग को बढ़ा सकता है। ठीक है, बल क्या कर सकता है, वेग को बढ़ा सकता है। बढ़िया प्यारी सी बातें हैं। बल क्या कर सकता है, वेग को बढ़ा सकता है। और इसके अलावा बल, आपने तो धक्का मार दिया, आपने तो सोचा ही नहीं कि आपके दोस्त का क्या होगा। सामने से एक और दोस्त चला आ रहा था, उसने क्या करा, उस दोस्त को फिर से बल लगा दिया, उससे उसकी गति को कम कर दिया। ठीक है, तो बल वेग को बढ़ा सकता है, और यही बल वेग को घटा भी सकता है। बल वेग को बढ़ा भी सकता है, और बल वेग को घटा भी सकता है। बल वेग को बढ़ा भी सकता है, और यही बल वेग को घटा भी सकता है। फिर से बोल रहा हूं, बल वेग को बढ़ा भी सकता है और बल वेग को घटा भी सकता है। तो बेटा, यदि कोई वस्तु विराम में है तो गति में ला सकता है बल, यदि कोई वस्तु गति में है तो विराम में ला सकता है बल, दिशा परिवर्तित कर सकता है बल, वेग को बढ़ा भी सकता है और वेग को घटा भी सकता है। मेरे सामने एक उदाहरण है, मैं उदाहरण देके बताऊंगा। पहले तो इस बॉटल का टैग निकाल दूं, वरना भाई साहब शेयर के रेट बढ़ गए तो लोग यही कहेंगे कि आकाश सर ने शेयर के रेट बढ़वा दिया। ठीक है, इसीलिए किसी कंपनी को आकाश सर से फायदा ना पहुंचे। मैं क्या है, ज्यादा रील्स देखने लगा हूं आजकल। ये रही एक वस्तु, आपको दिख रही हो, ये रही एक वस्तु। इस वस्तु पर हमने लगा दिया बल। ओ, पानी भी था, सॉरी। इस वस्तु पर हमने लगा दिया बल, इस वस्तु पर हमने बल, इसने अपना आकार बदल लिया। हमने इस वस्तु पर क्या लगा दिया, बल, तो इस वस्तु ने क्या कर दिया, आकार बदल लिया। हमने क्या लगा दिया, बल, और इस वस्तु पर लगा दिया बल, तो इस वस्तु ने क्या कर लिया, आकार बदल लिया। तो बल भाई साहब, बल लगाने पर किसी वस्तु का आकार, इसकी आवाज भी आ रही होगी आपको, तो बल लगाने पर
किसी वस्तु का आकार भी परिवर्तित हो जाता है। तो बल आपके लिए एक और काम कर सकता है, बल किसी वस्तु का आकार परिवर्तित भी कर सकता है। ठीक है, बल किसी वस्तु का आकार परिवर्तित भी कर सकता है। तो ये इतने सारे काम बल कर सकता है। ठीक है, इतने सारे काम कौन कर सकता है? बल। देखो एक एक बात को सुनो, बल क्या क्या करता है? वेग का परिमाण बदलने के लिए, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमा करने के लिए, या फिर उसकी दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। किसी बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो बेटा किसी वस्तु को विराम से गति में कौन ले जाएगा? बल। किसी वस्तु को गति से विराम में कौन ले जाएगा? बल। किसी वस्तु की दिशा परिवर्तन कौन करेगा? बल। किसी वस्तु का वेग बढ़ाएगा कौन? बल। किसी वस्तु का वेग कम करेगा कौन? बल। ठीक है, और किसी वस्तु का आकार परिवर्तित कौन करेगा? बल। आप जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, 8th क्लास में, है ना, तो 8th क्लास में आपने बोला होगा कि सर वेग तो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, यही सब तो हम कर रहे हैं, या फिर धक्का कर रहे हैं या फिर खिंचाव। तो बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, जिसके कारण किसी भी वस्तु का वेग बढ़ सकता है, किसी भी वस्तु का आकार बदल सकता है, किसी भी वस्तु को विराम से गति में ला सकते हैं, किसी वस्तु को गति से विराम में ला सकते हैं, किसी वस्तु का दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ये सभी काम है हमारे बल के। ठीक है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड का तो नहीं बोलूंगा मैं, इस दुनिया में हर जगह एक दूसरे पर बल लग रहा है। इस दुनिया में हम पर 24 घंटे एक बल आरोपित रहता है, जिस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। हम पर 24 घंटे एक बल आरोपित रहता है, जिस बल का नाम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर से बोल रहा हूं, हमारे शरीर के ऊपर 24 घंटे एक बल लग रहा है, जिस बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी पर टिकी रहती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। और इसी से संबंधित बातें मैंने कुछ भार की बताई थी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें बल को जानना बहुत जरूरी है। करीबन 15 मिनट से मैं बल 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 के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कान खोलकर सुन लियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो बेटा, बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। भाई साहब ये डब्बा, ठीक है, भाई साहब ये एक डब्बा, ठीक है, अब दो लोग इस डब्बे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मान लो एक भाई साहब ये रहे, इस डब्बे को खींच रहे हैं, यहां पर एक भाई साहब ये रहे जो इस डब्बे को खींच रहे हैं यहां पर। अब भाई साहब दोनों ने बराबर बल लगाया, ठीक है, इनका बल और इनका बल। इनका बल है बेटा F1 और बल को अंग्रेजी में कहते हैं F, और इनका बल है F2। यदि दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो डब्बा कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, टूट के दो टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि बल विकृत भी कर सकता है, बल इसके आकार में भी परिवर्तित कर सकता है, पर ये डब्बा वहीं रुक जाएगा, डब्बा वहीं रुक जाएगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर करता है, दोनों की दिशा विपरीत है। तो ये पहले बल के प्रभाव को दूसरा बल समाप्त कर दे रहा है। फिर से बोल रहा हूं, पहले बल के प्रभाव को दूसरा बल समाप्त कर दे रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले बल के प्रभाव को दूसरा बल समाप्त कर दे रहा है। तो बल के कारण, फिर से सुनियो ध्यान से, जब भी एक वस्तु और दूसरी वस्तु एक दूसरे पर बल आरोपित करने का प्रयत्न करती है, ठीक है, यदि दोनों बल का परिमाण बराबर हो तो पहला बल दूसरे बल को समाप्त कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि मैंने इस बल को लिया धनात्मक, तो ये क्या हो गया बेटा? क्योंकि एक सदिश राशि है। यदि मैंने इस बल को लिया ऋणात्मक, और यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, तो आप बोलोगे सर धनात्मक से ऋणात्मक कैंसिल, F1 और F2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर परिमाण है। तो मान कितना आएगा? 0। तो जब किसी वस्तु पर मल्टीपल बल आरोपित हो रहे हो, जब किसी वस्तु पर मल्टीपल बहुत सारे बल आरोपित हो रहे हो, लेकिन सभी एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे रहा है, अर्थात कुल बल का मान 0 हो, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है संतुलित बल। सामान्यतः इस प्रकार का बल जो होता है ना, ये वस्तु को विराम में है तो विराम में रखता है, वस्तु को वेग में है तो वेग में रखता है, बस उसकी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। मतलब ज्यादा तेजी से खींच दोगे तो टूट जाएगा ये डब्बा, ठीक है। आपने देखा होगा रस्सा खींचा खाची का गेम होता है, रस्सी को खींचने खाचने का जो गेम होता है ना, तो रस्सी को खींचने का जो गेम होता है ना, उसमें दोनों टीमें लगी हुई है रस्सी को खींचने के लिए, दोनों टीमें लगी हुई है रस्सी को खींचने के लिए, लेकिन उसके बाद भी रस्सी नहीं खिंचाती है। मतलब अगर बराबर बल लगा रहे हैं तो रस्सी नहीं खिंचाएगी, अगर दोनों ही बल के मान को बढ़ा देंगे तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन खिंचाएगी नहीं। तो बल क्या है? वहां पर बराबर है। तो जब भी एक बल दूसरे बल के प्रभाव को बराबर कर देता है तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल अवस्था में परिवर्तन नहीं लाता, मतलब गति में है तो गति में रहेगी,
एक गति विराम में तो विराम में रहेगी, क्योंकि बेटा इसका परिमाण बराबर होता है, समान बराबर विपरीत दिशा में, पर ये आकृति बदल सकता है। आपको अभी उदाहरण दिया मैंने डब्बे का, ये आकृति मतलब डब्बे के टुकड़े कर सकता है, लेकिन डब्बे को विराम या गति में नहीं ले जाएगा। ठीक है, आगे सुनो, अब इसका अपोजिट, उसका विपरीत, अब हम पढ़ रहे हैं असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित बल। अगेन मैं फिर से एक डब्बा ले लूं भाई साहब, ये ले लिया हमने डब्बा। अब देखो भैया, अब देखो भैया, अब दो व्यक्ति हैं, गुलाबी कलर के नहीं पीले कलर के बनाते हैं। ये रहा एक आदमी, ठीक है, ये रहा, और ये रहा दूसरा आदमी। ठीक है, अब ये दोनों क्या लगा रहे हैं? बल। तो भाई साहब ये इसे यहां खींचेंगे, ये इसे यहां खींचेंगे। अब इन दोनों में से ताकतवर मैं मान लेता हूं ये है, 2 मिनट के लिए मान लो ताकतवर ये है, वैसे तो ताकतवर कोई भी हो सकता है। ठीक है, मान लो ये क्या है? ताकतवर है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ताकतवर। तो आप जानते हो, आप ये चीज जानते हो कि ये जो ताकतवर व्यक्ति है ना, वो बल का मान मान लो 100 न्यूटन लगा रहा है, न्यूटन मात्रक होता है बल का, और ये 10 न्यूटन लगा रहा है। तो ये डब्बा कहां जाएगा? आप तुरंत बोल दोगे ताकतवर व्यक्ति की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बल का मान ज्यादा लगा रहा है। अब देखो ये असंतुलित बल है, क्योंकि दोनों का बल बराबर नहीं है। ये कैसा बल है? असंतुलित बल है। ये कैसा बल है? असंतुलित बल है। ये कैसा बल है? असंतुलित बल। तो जब भी एक वस्तु पर बल लग रहा हो, इसका आप कुल निकालोगे, तो अगर आप इससे धनात्मक लेते हो, इससे ऋणात्मक, तो 90 न्यूटन आएगा। अधिक में से कम को माइनस कर दोगे तो 90 न्यूटन आएगा। तो भाई साहब ये 90 न्यूटन वाले, मतलब जिस दिशा में ज्यादा बल है उस दिशा की तरफ ये डब्बा चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पर इस प्रकार से बल लग रहा हो कि उसका परिमाणी बल शून्य ना हो, तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। परिमाणी बल शून्य ना हो तो उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए असंतुलित बल क्या क्या कर देता है। देखो भाई साहब, डब्बे को इसने गतिशील कर दिया, डब्बा रुका हुआ था, फिर उसको तेज कर दिया, अर्थात उसके वेग को बढ़ा दिया। अच्छा, उसके वेग को कम भी कर सकता है। अच्छा देखो, गतिशील वस्तु को स्थिर भी बना देता है ना। इसके अलावा किसी भी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन भी कर देता है। याद रखना इन सारी बातों को, कान खोलकर सुनियो। याद रखना इन सारी बातों को, कान खोलकर सुनियो। मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ। पानी पी लूं भाई, मेरे को प्यास बहुत लगती है, और मैं आपसे भी कहता हूँ कि पानी पिया करो, आंखों को झपकाते रहा करो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सी बातें सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सी बातें सीखते हैं, सुनो ध्यान से। ठीक है, अब अदिश सदिश तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है, यहां से शुरुआत होती है न्यूटन के नियम की। ठीक है, करीबन आधे घंटे का टॉपिक है पूरा, आधे घंटे में क्लास समाप्त हो जाएगी। करीबन आधे घंटे का 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक के बाद पूरा मतलब मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। फिर रहेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कभी ना कभी क्लास में। तो भाई साहब क्या हुआ कि गैलीलियो नाम के एक खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो विज्ञान में ज्यादा रुचि रखते थे, अंतरिक्ष विज्ञान की ज्यादा खोज करना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ नियम दिए, इन नियमों को और अच्छी तरह से विकसित किया न्यूटन सर ने। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस बात का मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता, मैंने जो पढ़ा है मैं बस वही बता रहा हूं, मैं उस टाइम पे था नहीं। ठीक है, तो न्यूटन सर ने किसी भी गतिशील वस्तु या फिर किसी भी विराम की वस्तु के लिए 3 नियम बनाए, जिन्हें न्यूटन के नियम कहा जाता है। और एक बहुत प्यारी सी बात है, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम है, इन्हें आप हर जगह लगा सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, न्यूटन के ये नियम सार्वत्रिक है, इन्हें आप हर जगह लगा सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये न्यूटन के सार्वत्रिक नियम, इन्हें आप जहां मर्जी हो वहां लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको सारा मान, सारा डाटा, सारी गिवन कंडीशन पता है, तो आप इन नियम को जहां मन हो वहां लगा सकते हो। तो न्यूटन के नियम के अनुसार आपको एक एक बात को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, न्यूटन के नियम के अनुसार आपको एक एक बात को सिखाने जा रहा हूं। बस आप कान खोलकर मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने गति का प्रथम नियम दिया। और बेटा आपको प्रथम नियम याद है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने इतने 40 मिनट की क्लास हो गई है, 40 मिनट की क्लास को दिल खोलकर, कान खोलकर, आंखों को ध्यान में रखकर सुना है ना, ये 1 घंटा आपको पूरा चैप्टर, 1.25 घंटे का टारगेट रखता हूं, है ना, 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं ये बैकलॉग सीरीज है, 2-2.5 घंटे की करूंगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं 1.25 घंटे का टारगेट रखता हूं। तो देखो, न्यूटन नाम के व्यक्ति ने कहा, न्यूटन, मैं आपको कह रहा हूं आपको नियम आते हैं, मैं आपको कह रहा हूं आपको नियम आते हैं। न्यूटन नाम के व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, कि यदि 3 नियम है, जिसमें से पहला नियम बता रहा हूं मैं, एक काम करता हूं लिखकर बता देता हूं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं लिखकर बता देता हूं। देखो, सुनो ध्यान से, कान खोलकर सुनना,
सर अगर कोई वस्तु गति में है तो वो किस में रहेगी? सदैव गति में। बिल्कुल, है ना। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो जिस वेग से चल रही है उस वेग से हमेशा चलती रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है और यदि कोई वस्तु गति में है तो जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या सिर्फ गति के लिए ही वैलिड है? और इसके अलावा यदि कोई वस्तु विराम में है तो भाई साहब उसका वेग हमेशा शून्य रहेगा, अर्थात वो किस में रहेगी? विराम में रहेगी। क्या बोला सर? क्या बोला सर? क्या बोला सर? क्या बोला सर? यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, कोई नहीं बदल सकता। यदि कोई विराम में है तो विराम में रहेगी, कोई नहीं बदल सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। अरे 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 अरे, इसे तो कहा जाता है जड़त्व। इससे तो कहा जाता है जड़त्व। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने पढ़ाया था कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जड़त्व। अगर 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 सुनना, कान खोल के सुनना, कान को खोल के सुनना नियम, कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वो समान वेग से गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगी, सदैव विराम में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। देखो, गति का प्रथम नियम आपको पहले तो जड़त्व की बातें बताता है ना, और साथ ही साथ बोलता है कि जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या ना लगाया जाए? बाह्य बल ना लगाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी भी वस्तु को गति से विराम में लाना चाहते हो या विराम से गति में ले जाना चाहते हो तो आपको किसकी आवश्यकता है? बल की। अच्छा, कुछ देर पहले तुमको पढ़ाया कि बल क्या होता है। बल किसी वस्तु को गति से विराम में लाता है, बल किसी वस्तु को विराम से गति में लाता है। तो भाई साहब, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, जड़त्व का विरोध करने के लिए, किसी भी वस्तु के जड़त्व का विरोध करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बल। किसी भी वस्तु की अवस्था का परिवर्तन, अवस्था का विरोध करने के लिए आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। तो किसी भी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और बेटा, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। उसे गति से विराम या विराम से गति में ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बल। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बल। तो न्यूटन का प्रथम नियम का पहला भाग सुनो, कान खोल के सुनो। न्यूटन के प्रथम नियम का पहला भाग क्या बताता है? जड़त्व। ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में तो विराम में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? जड़त्व है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पहला भाग आपको जड़त्व के बारे में बताता है। और उसके बाद आपने पढ़ा जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात अगर बल लगाओगे तो वस्तु गति से विराम में जाएगी या विराम से गति में आ जाएगी। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से आपको दो चीजें पता चलती हैं, पहला तो जड़त्व और दूसरा बल के बारे में भी पता चलता है। पहला किसके बारे में? जड़त्व के बारे में, और फिर दूसरा किसके बारे में पता चलता है? बल के बारे में पता चलता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो आप लिखिएगा, इस लिखी हुई बातों पर मत जाइएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ लिखी है इसमें, तो इस पर मत जाइएगा। मैं आपसे जो बोल रहा हूं वो सुनिएगा। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी भाई साहब, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे गति से विराम में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल। और विराम से गति में लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो बल ही वह बाह्य कारक है जिसके कारण गति से विराम और विराम से गति में वस्तु आ जाती है। अच्छा देखो, बाह्य लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक शब्द का उदाहरण देता हूं। मान लो आप बस के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। हम बाह्य बल क्यों बोल रहे हैं? मान लो आप बस के अंदर बैठे हुए और बस का अचानक से पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आप सभी बस की सीट पर धक्का देने लगो, तो क्या बस आगे बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि आप बस के अंदर का सिस्टम हो, आप बस के अंदर का सिस्टम हो, तो आंतरिक बल से इन सब का परिवर्तन नहीं होगा। आप सारे उतर जाओ बस से और फिर बस को धक्का देने लगो तो बस गति में आ जाएगी, विराम से गति में आ जाएगी। तो बाह्य बल ही पैदा करता है, आंतरिक बल नहीं पैदा करता। याद रखियो, अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत सारा बल लग रहा है, हम मांसपेशियों को कुछ बाह्य बल प्रदान करेंगे, जिसके कारण मतलब मांसपेशियों को कुछ बल प्रदान करेंगे जिससे वो मेरी गति करवा देगी, ठीक है। तो आंतरिक बल के कारण गति नहीं होती। याद रखना, बाह्य बल लगाना बहुत जरूरी है, बाह्य शब्द को लगाना बहुत जरूरी है। तो यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। ये क्या है? जड़त्व है। और जड़त्व का विरोध कौन करता है? बल। मतलब गति से विराम में और विराम से गति में ले जाने में आपकी कौन मदद करे? तो आप लिख देना सर, ये तो मदद करता है, कौन करता है? बल, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमको बल की परिभाषा मिलती है। मैं फिर से कह रहा हूं, न्यूटन के प्रथम नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है। मैं फिर से कह रहा हूं, न्यूटन के प्रथम नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के द्वितीय नियम से तो बल का सूत्र ही मिल जाएगा।
ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखो, न्यूटन का दूसरा नियम समझने से पहले तुमको अभी संवेग समझना पड़ेगा। ठीक है, संवेग समझना पड़ेगा। अब न्यूटन सर ने किसी भी वस्तु के मोशन को मेजर करने के लिए, न्यूटन सर ने किसी भी वस्तु के मोशन को मेजर करने के लिए, न्यूटन सर ने किसी भी वस्तु के मोशन को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाई और उस टर्म का नाम क्या रखा? संवेग। किसी भी वस्तु के मोशन को मेजर करने के लिए एक टर्म इजाद करी और जिस टर्म का नाम क्या रखा उन्होंने? संवेग। अब देखो बेटा भाई साहब, संवेग मान लो आपने, मान लो भाई साहब मेरी तरफ एक साइकिल चली आ रही है, मान लो मेरी तरफ एक साइकिल चली आ रही है, ध्यान से सुनना, है ना, जिसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे सामने साइकिल चली आ रही है, मैं खड़ा रहूंगा सामने, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो साइकिल तो गतिशील है और उसकी गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं सामने खड़ा रहूंगा, आने दो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन अगर वही साइकिल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आए तो मैं सबसे पहले दौड़ लगाऊंगा। 50 की स्पीड से साइकिल मेरे सामने आ रही है, टकरा गई तो मैं ऊपर फेंकाऊंगा। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में कब ज्यादा मोशन में थी? तो आप तुरंत बोल दो कि सर कि 50 किलोमीटर में ज्यादा मोशन में थी। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे, संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम और इसे प्रदर्शित करते हैं p से। तो संवेग का मान बढ़ता है, v के मान बढ़ता है। v का मतलब क्या हुआ? वेग। ठीक है, दूसरी, सर अगर आप वेग को नियत कर दो तो एक छोटा सा बच्चा जिसका वजन था 2 किलो हमारी तरफ चला आ रहा था, जिसका द्रव्यमान था 2 किलो, वजन बोलूंगा तो गलत शब्द हो जाएगा, और एक बड़ा सा ट्रक, एक बड़ा सा ट्रक जिसमें थे 6 टायर, ठीक है, हमारी तरफ चलता आ रहा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, है ना, इसका वजन हमने मान लिया 2 किलो और इस ट्रक भाई साहब का वजन हमने मान लिया, ये कैसा ट्रक बन गया? स्पिनर टायर का। ठीक है, देखो इस ट्रक में मान लो कि इस ट्रक का वजन था 2000 किलो। ठीक है, अब ये दोनों चीजें, पहला वाला बच्चा भी हमारी तरफ चला आ रहा है और ये ट्रक भी हमारी तरफ चला आ रहा है, और दोनों की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड भी कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बोलोगे सर बच्चा आएगा तो आप सामने खड़े रहोगे, ट्रक आएगा तो 5 की स्पीड से भी आ रहा है ना, आप भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस में ज्यादा द्रव्य, किस में ज्यादा मोशन है, तो आप बोले सर इसमें ज्यादा मोशन है। तो मेरे बच्चे, मेरे प्याले प्याले बच्चे, तो मोमेंटम दूसरा किस पर डिपेंड करता है? मोमेंटम दूसरा डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। मोमेंटम दूसरा किस पर डिपेंड करता है? तो मोमेंटम दूसरा डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। तो बेटा यहां से शुरुआत होती है द्रव्यमान के सूत्र की। अब मैं आपको एक लाइन में बता सकता था कि बेटा संवेग मतलब p। ठीक है, हम इसको m से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि m के लिए हमने मास लिया है, तो मोमेंटम को हम p से प्रदर्शित कर रहे हैं, m के लिए मास मतलब द्रव्यमान, तो संवेग बराबर द्रव्यमान। ठीक है भाई साहब, द्रव्यमान गुणा में वेग। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत आवश्यक होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे जब अपन 11th क्लास में जाएंगे तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत तब पढ़ेंगे। तो बेटा ठीक है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। भाई साहब अगर आपसे पूछा जाए संवेग क्या होता है तो आप एक लाइन में जवाब दे देना, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मान लो किसी वस्तु का वेग 0 है तो उसका संवेग भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर किसी वस्तु का वेग 0 तो संवेग भी कितना हो जाएगा? 0। तो क्योंकि बेटा संवेग है क्या? संवेग किसी भी वस्तु में निहित गति की मात्रा है, मतलब कितना ऑब्जेक्ट मोशन में है, कितना गति में, उस चीज को नापने के लिए आपने एक टर्म बनाई और उस टर्म का नाम क्या रखा? संवेग। अब एक बात कान खोल के सुनना, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको दूसरा नियम आ जाए। देखो बेटा, अगर वेग का मान बढ़ेगा तो संवेग का मान भी बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो संवेग का मान भी बढ़ेगा। दोनों बात याद रखना, जिसमें से पहली वाली बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, आपने अगर पहली वाली बात सुन ली तो आपको न्यूटन का दूसरा नियम मैं मजाक मजाक में बता दूंगा। ठीक है, आपने जब पहली वाली बात सुनी तो न्यूटन का दूसरा नियम मजाक मजाक में बता दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कब न्यूटन का दूसरा नियम आपको आ जाएगा। इसी बात पे मैं पानी पी लूंगा और आप भी पानी पीजिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो हमारा जीवन भी पानी है। हम जरूर जमीन के राजा हैं लेकिन हमारा जीवन भी पानी है। अब देखिए भाई साहब, संवेग का मात्रक। अब मेरे प्यारे बच्चे, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। v मतलब वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड।
तो संवेग का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। यही होता है संवेग का मात्रक, यही होता है संवेग का मात्रक। आगे सुनते हैं, ठीक है। अब यहां पर शुरुआत होती है एक क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक कार का द्रव्यमान 1000 केजी है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास। इसी कारण से इसे किससे प्रदर्शित करा है, एम से, और वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो वेग का मान 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका संवेग क्या होगा, तो P इज इक्वल टू एम वी। पी अपनी जगह, m का मान 1000 और v का मान 0.5। अरे दो तरीके से कर सकते हो, पॉइंट हटाकर 0 लगा दिया। 500 केजी मीटर प्रति सेकंड, 500 केजी मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अगर मैं इसके वेग को बढ़ाकर अगर मैं इसके वेग को बढ़ाकर कितना कर देता हूं, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है, मैं उदाहरण दे रहा हूं 500 द्रव्यमान, सॉरी, ठीक है, द्रव्यमान का मान कितना है 1000, ठीक है, और वेग का मान कितना है, तो वेग का मान आपने कितना कर दिया 2, तो संवेग का मान कितना हो गया 2000, ठीक है, 2000 केजी। तो बेटा संवेग किस पर डिपेंड कर रहा है, तो संवेग डायरेक्टली द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड कर रहा है। संवेग डायरेक्टली द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इस बात को कान खोल के सुन लेना, इस बात को कान खोल के सुन लेना। द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग का मान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग का मान भी बढ़ेगा। याद रखना इन बातों को, जिसने ध्यान से सुन लिया उसने चैप्टर को समझ लिया, क्योंकि इन 3 नियमों के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा चैप्टर। क्योंकि हमने पहला नियम सीख लिया है, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चे दूसरे नियम की तरफ, ये तो तीसरा आ गया, हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ना। देखिए, देखो 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 देखो, मान लो एक प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, एक प्याला सा बच्चा है जो चल रहा है, ठीक है। अब चल रहा है तो उसका वेग बढ़िया हमने शुरू में नोट कर लिया, ठीक है, और प्रारंभिक वेग अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और अंग्रेजी के अल्फाबेट यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको पता है कि आप इस पर लगा दो धक्का, आप क्या लगा दो इस बच्चे पर धक्का, आप लगा दो इस बच्चे पर धक्का, मतलब क्या लगा दिया, बल, और आपने इस बच्चे पर लगा दिया धक्का। तो ये बच्चे ने क्या करा, अपनी स्पीड को, अपने वेग को बढ़ा लिया, और अगर इसने अपने वेग को बढ़ा लिया तो इसका वेग बढ़ गया, और इसे कहेंगे अंतिम वेग। इसको अंग्रेजी में फाइनल वेलोसिटी बोले, और अंतिम वेग को प्रदर्शित करते हैं बेटा v से, ठीक है। आपने किसी वस्तु पर धक्का लगाया, सुनिए ध्यान से, आपने किसी वस्तु पर धक्का लगाया मतलब बल लगाया, और बल किसी वस्तु के वेग को बढ़ा सकता है, यह तो हमने तुमको सिखाया था। बल किसी वस्तु के वेग को बढ़ा सकता है, ये तो हमने तुम्हें सिखाया था। ये चश्मा मुझे किसी ने दिया था, किसी ने दिया मतलब किसी ने साथ जाकर मुझे दिलाया था, बड़ा प्यारा चश्मा है, आई लाइक इट, आई रियली लाइक दिस चश्मा। और देने वाला तो अब रहा ही नहीं, मतलब मेरे साथ नहीं रहा, मतलब मेरा मित्र था, पुराना मित्र, ठीक है, उसने नया मित्र ढूंढ लिया, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि अंतिम वेग, प्रारंभिक u था, अंतिम वेग क्या था, v था। तो देखो बेटा, आपने बल लगाया, आपने बल लगाया, ठीक है, क्या बोला, बल लगाया, तो बल के कारण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, ठीक है भाई साहब, याद से सुनना, कान खोल के सुनना। आपने बल लगाया तो बल के कारण क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। अगर आप ज्यादा तेज बल लगाते तो ज्यादा वेग में परिवर्तन होता, फिर से बोल रहा हूं, आप ज्यादा बल लगाते तो ज्यादा वेग में परिवर्तन होता। बल क्या है, बल वेग में परिवर्तन करने में आपकी मदद करता है, ठीक है, सिखाया था। बल क्या है, बल वेग में परिवर्तन करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आप ज्यादा बल लगाते तो ज्यादा वेग में परिवर्तन होता। अगर आप ज्यादा बल लगाते तो ज्यादा वेग में परिवर्तन होता। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ज्यादा बल लगाते तो ज्यादा वेग में परिवर्तन होता, अर्थात बल जो है वेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। मैं अंग्रेजी में इसको फोर्स कहता हूं, इसलिए बल का है ना। अब देखो, बल वेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि किसी भी चीज में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्टिव में हो रहा है, समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। और जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो दिक्कत तो है कुछ ना कुछ। तो देखो, किसी वस्तु में आप बल लगाओगे तो देखो भाई साहब वेग बढ़ेगा, है ना, क्या बोलेगा, वेग बढ़ेगा। मैंने है ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ठीक है, वेग नहीं ये संवेग है। अच्छा सर, संवेग कहां से आ गया, आले मेरे प्यारे बच्चे,
अरे मेरे प्यारे बच्चे, अरे यू से वी वेग हो गया, यू से वी वेग हो गया, मैंने है ना, यू से वी वेग हो गया तो संवेग भी तो परिवर्तन हुआ। हो सकता है वेग बढ़ जाए, हो सकता है वेग कम हो जाए। तो भाई साहब किसी वस्तु पर जब हम बल आरोपित करते हैं, किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो वेग परिवर्तित होता है, और संवेग तो वेग पर ही डिपेंड करता है। अभी इससे पहले बढ़ाया था, मैंने बोला था ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक में आपको मजाक मजाक में सिखा दूंगा, यही शब्द थे मेरे, क्योंकि आपको संवेग पता था। आपको क्या पता था? संवेग। तो किसी वस्तु का अगर आपको संवेग के बारे में पता लगाना है तो उसका द्रव्यमान और वेग के बारे में पता होना जरूरी है। और यदि वेग बढ़ गया अर्थात संवेग भी बढ़ गया, और वेग को कौन बढ़ा सकता है? बल। तो वेग बढ़ा, किसने बढ़ाया? बल ने। और जब बल ने वेग बढ़ाया तो संवेग भी तो बढ़ेगा। तो किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उसके वेग को बढ़ाता है। मैं ऐसा लिख देता हूं, किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो बल के कारण वेग परिवर्तन होता है। और वेग किस पर डिपेंड, सॉरी, वेग से क्या बदलता है बेटा? संवेग। ठीक है, यही तो नियम है, यही तो नियम है। किसी वस्तु पर बल आरोपित करोगे तो जितना बल आरोपित करोगे उतना अधिक संवेग बनेगा। तो बेटा इस नियम के अनुसार याद रखना, क्या है नियम? किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नियम भी यही है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कान खोल के सुनना, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना बल लगाओगे उतना वेग बदलेगा, और जितना वेग बदलेगा उतना संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग मतलब मोमेंटम। अब देख मेरे प्यारे बच्चे, बल क्या हो गया? अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। और संवेग में परिवर्तन, अरे किसी वस्तु में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? किसी वस्तु में परिवर्तन निकालने का तरीका अंतिम माइनस प्रारंभिक, बचपन से सीखा है। किसी वस्तु में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और एक विचित्र सा शब्द का उपयोग यहां पर हो रहा है, दर। ये दर क्या है? दर का मतलब हुआ समय के सापेक्ष परिवर्तन होना। तो अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग बटे समय। देखो याद रखना। अब देखो बेटा, इस जगह पर इस बालक का वेग क्या था? एम यू, सॉरी यू था, तो संवेग क्या हो जाएगा? पहले का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? एम यू। अब इस बालक का वेग क्या हो गया? वी। तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? एम वी। आपको यही जानना था, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक संवेग एम वी, और अंतिम संवेग। ठीक है, अब देखो भाई साहब, एम एफ अपनी जगह है, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? एम वी। अब प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? एम यू। और समय का क्या आ जाएगा? टी। क्यों ना मैं यहां से क्या कॉमन ले लू? यहां से कॉमन ले लिया एम, बचा क्या? वी माइनस यू बाई टी। अर्थात वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। तो मेरे बच्चे, ये मैंने बराबर पहले ही लगा दिया जल्दबाजी में। ठीक है, तो मेरे बच्चे वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या हो जाएगा? त्वरण। आप बोलोगे सर ये कहां से आया? इसके लिए कृपया कर पिछली क्लास को देख कर आए, मैंने आपको वहां पर डिटेल में बताया हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। ठीक है, अब देखो इतना आया, सुनो ध्यान से। अब भाई साहब एफ प्रोपोर्शनल एम ए आ गया। दुनिया का सच है कि जब जब प्रोपोर्शनल हटाओ कांस्टेंट लगाओ, जब जब प्रोपोर्शनल हटाओ कांस्टेंट लगाओ, जब जब प्रोपोर्शनल हटाओ तब तब क्या लगाओगे? कांस्टेंट। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? के। जहां पर के एक नियतांक है जिसका मान डिपेंड करता है माध्यम पर। जिसका मान किस पर डिपेंड करता है? मान लो मेरी तुम्हारे दोस्त, मतलब तुम्हारे दोस्त से लड़ाई हो जाए, तुमने तुम्हारे दोस्त को मारा एक धड़ाम से, उसने बीच में रख ली एक तकिया, तो क्या उसको लगेगी? नहीं लगेगी। आपने क्या लगाया था? बल, लेकिन उसने बीच में रख लिया तकिया, तो तकिया क्या हो गया? बीच का माध्यम हो गया। तो अगर उसने बीच में तकिया रख लिया तो बल का मान कम हो गया। तो भाई साहब क्या है? के क्या है? एक नियतांक है, और के का मान किस पर डिपेंड करता है? माध्यम पर। और बेटा निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1। तो यहां से मुझे सूत्र मिल जाता है बल का, F इज इक्वल टू एम ए, जिसे आप जरूरत के अनुसार जीवन के हर मोड़ पर उपयोग कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरत के अनुसार जीवन के हर मोड़ पर आप इसका उपयोग कर सकते हो। क्या है मान? F इज इक्वल टू एम ए। क्या है मान? F इज इक्वल टू एम ए। क्या है मान? F इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए F इज इक्वल टू के एम ए, माध्यम का मान है ना। ये सारी बातें आपने सीख ली। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? देखो बेटा, बल के मैं 3 प्रकार के मात्रक बताता हूं, है ना। पहला मात्रक मैं बता रहा हूं एमकेएस मात्रक, ठीक है। दूसरा मात्रक बता रहा हूं सीजीएस मात्रक, और तीसरा मात्रक बता रहा हूं एसआई मात्रक। ठीक है, याद रखना, तीनों बातों को ध्यान में रखना। अब देखो एमकेएस मात्रक,
मान लो m का मान, मान लो m, यहां से देख लो m का मान 1 kg है, m का मान क्या है 1 kg है, और a का मान त्वरण है, त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो m की जगह मैं क्या पुट कर दूं 1 kg मान लो, और a की जगह क्या पुट कर दूं 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये जो होता है ना बल का m के मात्रक होता है। ठीक है बेटा, और ये m के मात्रक याद रखना एक बड़ी उलझी हुई कहानी है, इस m के मात्रक को SI मात्रक के बराबर माना गया है, और ये है न्यूटन, अर्थात 1 न्यूटन बल का वह मान है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो SI मात्रक आपको समझ आ गया। अब CGS मात्रक छोटा मात्रक होता है, CGS मात्रक छोटा मात्रक होता है, और ये होता है डाइन, डायन नहीं डाइन। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान आपने मान लिया 1 ग्राम, ठीक है, उस पर आपने कुछ बल लगाया तो उसका त्वरण बन गया 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इस स्थिति में जो बल होगा ना वो कितना होगा बेटा 1 डाइन। ठीक है, तो 1 डाइन बराबर 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो एक डायन बल का वह मान है जो किसी वस्तु के, एक डायन बल का वह मान है जो किसी वस्तु के, किसी 1 ग्राम की वस्तु के, किसी 1 ग्राम की वस्तु पर 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। अब देखो भाई साहब, डाइन और हम इसमें रिलेशन समझते हैं, है ना। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हो। और 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या लिख दोगे सर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड, सेकंड तो ऐसा ही रहेगा। देखो थोड़ी सी मैथ्स लगाऊंगा बेटा, ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 3, है ना, और 10 की पावर 2, तो 3, और देखो बेटा यहाँ पर 3 10 है और यहाँ पर 2, तो 10 की पावर कितना हो गया बेटा 5, और ये क्या हो गया ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, ओके, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ये तो होता है डायन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होती है, एक 10 की पावर 5 डाइन के। इतना याद रखियो, किसी को बोल देना कि तू तो एक न्यूटन है भाई, तू तो एक न्यूटन है, तू तो एक न्यूटन है, बस वो तो खुशी के मारे बावला हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे न्यूटन के तीसरे नियम की ओर। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, आपको गुस्सा आ गया, आपने मारा दीवार पर, तो क्या दीवार को लगेगी ना, लगेगी किससे आपको, क्या दीवार को लगेगी ना, लगेगी किससे आपको, क्योंकि आपने उस दीवार पर क्या लगाया बल, और बदले में दीवार ने आप पर लगा दिया बल। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार बड़ा साधारण सा है कि यदि आप प्रत्येक कोई भी क्रिया कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्रिया कर रहे हो, तो बदले में आपको क्या मिलेगी प्रतिक्रिया। ठीक है, बदले में आपको क्या मिलेगी प्रतिक्रिया। अब आपको आ गया गुस्सा, दीवार तूने मुझे मारा, आपने दीवार को और तेज मारा, तो दीवार को तो लगी लगी, लेकिन साथ में आपको भी लगी, आपको और तेज गुस्सा आ गया, आपने दीवार को एक बार और तेज मारा, तो दीवार को तो लगी लगी, साथ में आपको भी लगी। तो बेटा प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत अभिक्रिया होती है, विपरीत दिशा में, लेकिन शर्त इतनी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग बॉडीज पर होना चाहिए, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग बॉडीज पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप दीवार पर मार रहे हो, दीवार पर क्रिया कर रहे हो, बदले में आपको प्रतिक्रिया आपके ऊपर मिल रही है। ठीक है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के जोड़े में मिलती है हमेशा। आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करोगे तो बदले में आपको बल मिलेगा ही। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल नीचे की तरफ एक बल आरोपित कर रही है मेरे हाथ पर, मेरे हाथ को ऊपर इसको बैलेंस रखने के लिए ऊपर की दिशा में बराबर बल लगाना पड़ रहा है। अगर मैं बल के मान को बढ़ा दूंगा तो ऊपर चली जाएगी, कम कर दूंगा तो नीचे चली जाएगी, बराबर बल लगाना पड़ रहा है इसे स्थिर रखने के लिए। तो ये क्या कर रही है क्रिया, मेरा हाथ क्या कर रहा है प्रतिक्रिया। तो बेटा देखना, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव एक साथ ही होते हैं लेकिन अलग अलग। मेरे हाथ पर बॉटल कर रही थी और बॉटल के ऊपर मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं। अब इतनी बात बॉटल की हो रही थी तो हमने कहा एक बार पानी पी ही लें। तो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही हम सड़क पर चल पाते हैं, है ना, हम सड़क पर चल पाते हैं। नाव खेना तो गलत लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो यदि कोई व्यक्ति
घाट पर, घाट मतलब आप जानते हो जहां पर नदी का किनारा होता है। यदि कोई व्यक्ति नदी के घाट पर है और वो चल नाव से उतरता है तो नाव वो पीछे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो पैर से क्या लगाता है, क्रिया, और बदले में नाव देती है प्रतिक्रिया, तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। अब देखना बेटा, जो भी गोली चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो गन को कंधे की तरफ रखते हैं, क्योंकि जैसी गन चलाते हैं ना तो गन आगे की तरफ क्रिया करती है और बदले में पीछे क्या मिलती है, प्रतिक्रिया। तो वो कंधे की तरफ रखते हैं यहाँ पर। नहीं तो अगर ऊपर रखे ना तो गन पीछे चली जाए, वो भी पीछे चले जाए, तो वो कंधे से जर्क को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कंधे की तरफ गन को रखते हैं, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत अभिक्रिया होती है। अब बढ़ते हैं हमारे एक प्यारे से न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक प्यारे से न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल मिल जाए, ये रहा। ठीक है, देखो बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है बेटा। क्या कहता है कि 50 किलोग्राम की एक वस्तु, तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 50 केजी। ठीक है, मैंने यही नीव में भी कराया हुआ है यही क्वेश्चन। शून्य वेग से, तो प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य वेग है 5 सेकंड में, तो टाइम का मान कितना दिया है, 5 सेकंड। बेटा जब भी न्यूमेरिकल करो आप डाटा निकालते जाओ, बस आंसर आ जाएगा आपका। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड। पहले क्वेश्चन को फील करो कि 50 किलोग्राम की कोई वस्तु है ना, 50 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान हो गया, शून्य वेग से मतलब पहले उसका वेग शून्य रहा होगा, 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अब आपको निकालना है बल। बल का सूत्र आप जानते हो, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम तो दिया है आपको, ए नहीं दिया। अब ए क्या होता है, त्वरण। ए क्या होता है बेटा, त्वरण। ए का मतलब क्या हुआ, त्वरण। और त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ए अंतिम वेग कितना दिया है, 10, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 0, और समय कितना दिया है, 5। तो बेटा ए का मान कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ले बेटा तेरे पास त्वरण भी आ गया, और यदि तेरे पास त्वरण आ गया तो तू आराम से यहां से बल का मान निकाल सकता है। F इज इक्वल टू एम का मान 50 केजी, ए का मान, त्वरण का मान 2, तो एफ का मान कितना आ गया, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही था आज की क्लास में। इतना ही था आज की क्लास में, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की क्लास हुई है, इतना ही था। अब देखो पूरे बैकलॉग कवर किए हैं आज। ठीक है, अब देखो बेटा पूरे बैकलॉग कवर किए हैं। तो इसी के साथ आज की ये सुंदर सी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मजे में रहिएगा। तथा बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू मेरे प्यारे बच्चों।